हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिया मिस्त्री और हमारा सब्जेक्ट है माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेसिंग। और इसमें हमारा कल फिफ्थ चैप्टर ख़त्म हुआ जिसका नाम था राइटिंग 8085 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग विथ डिसीजन। तो इसमें हमने क्या लिखा था, लूपिंग लिखी थी, ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, ब्रांच इंस्ट्रक्शन। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिक्स चैप्टर जिसका नाम है स्टैक एंड सब रूटीन्स। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि सब रूटीन किसके कहते हैं। तो सब रूटीन वेन एवर वी नीड टू यूज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्वल टाइम थ्रू आउट अ प्रोग्राम दे आर टू वी कैन अवॉइड हैविंग टू राइट द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन each time we want to use them. One way to write the group instruction as a separate subroutine. We can then call the subroutine whenever we want to execute the group of instruction. मतलब इसमें क्या होगा, सबरूटीन में आपकी जो इंस्ट्रक्शन होगी वो ग्रुप में होगी, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन they will executed. For calling the routine, the return address is to be stored back on the back stack. The basic requirement which must be satisfied while calling a subroutine are: subroutine call must save the address of the next instruction so that the return will be able to ब्रांच बैक टू द प्रॉपर प्लेस इन द कॉलिंग प्रोग्राम। मतलब सबरूटीन क्या होगा कि वो प्रॉपर प्लेस, मतलब प्रोग्राम में ही जो प्रॉपर प्लेस होगा वही वो कॉल होगा। और इसमें क्या होगी, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए। बाद में द रजिस्टर यूज्ड बाय द सबरूटीन नीड टू बी स्टोर्ड बिफोर देयर कंटेंट आर चेंज एंड देन रिस्टोर जस्ट बिफोर द सबरूटीन इज एग्जिटेड। मतलब कोई डेटा आपने कंप्लीट कर लिया है, प्रोग्राम कंप्लीट करिए और फिर आपको इसमें कोई चेंज करना है, वैल्यू चेंज करनी है, डेटा चेंज करना है, तो वो आप जब करेंगे बाद में ही वो सब रूटीन आर एग्जिटेड होगा। A subroutine must have means of communicating or sharing data with the routine that call it an other subroutine. सबरूटीन में क्या होता है कि वो डेटा उनको रूटीन में कंटिन्यू करता है और वो कॉल करता है, डेटा शेयर कर सकता है। तो द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ मेड बाय द कॉल एंड ब्रांच इंस्ट्रक्शन। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ मेड बाय सेविंग द रजिस्टर एंड फ्लैग बाय पुश इंस्ट्रक्शन एंड रिट्रीविंग देम बाय द पॉप इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें क्या होगा कि पुश और पॉप होगा। पुश का मतलब क्या होगा कि जो आपको डेटा इंसर्ट करेंगे वो इसमें पुश आएगा, और पॉप का क्या होगा कि आपको कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो वो पॉप में होगा। The subroutine are implemented in 8085 using call and return instruction. The call instruction used to call a subroutine program control is transferred to subroutine. At the end of subroutine, return instruction is given. When return is executed, program control is transferred back to the next instruction आफ्टर कॉल इन मेन प्रोग्राम। मतलब आपको जो रिटर्न का क्या यूज़ होगा कि आपकी कोई वैल्यू है वो आपको एग्जीक्यूटेड करें, एग्जीक्यूटेड टाइम पे आप कोई वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं तो वो फिर से कॉल होगी और ये रिटर्न में आएगी तो वो मेन प्रोग्राम में आएगी। और ये सभी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा किसके साथ, विथ रिटर्न इंस्ट्रक्शन के साथ। तो देखते हैं अब कि एडवांटेज क्या है सब रूटीन्स का। तो इफ पार्ट ऑफ प्रोग्राम अपीयर रिपीटेडली वी राइट इट वंस एंड कॉल इट व्हेन एवर रिक्वायर्ड, दिस रिड्यूस द साइज ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्रोग्राम, इट सेव मेमोरी स्पेस। इसका मतलब क्या है कि आपका जो कोड है वो आपको लिखा है तो वो रिपीट नहीं हो सकता, एक ही बार आप लिख सकते हैं। एग्जांपल आपको कोई कोड है एडिशन का, वो आपको 5th टाइम करना है कि ऐड ए इज ए प्लस बी, तो ये एक ही बार आप लिख लेना है तो वो चलेगा। तो किस में आता है, सब रूटीन में। ऐसा करने से आपकी क्या होगी, स्पेस कम रुकेगी, तो इसमें मेमोरी सेव मेमोरी स्पेस होगा। बाद में इफ़ यू आर राइटिंग अ लार्ज प्रोग्राम देन डिवाइड इनटू सब सेक्शंस, प्रिपेयर एंड चेक इट सब सेक्शन सेपरेटली एंड एट द एंड कंबाइन ऑल द सब सेक्शन यूजिंग मेन प्रोग्राम। मतलब क्या होगा कि इसमें आपका जो बड़ा प्रोग्राम होगा वो इसका सब प्रोग्राम में डिवाइड करेगा पहले, और सब प्रोग्राम को डिवाइड किया तो वो लाइन टू लाइन चेक करेगा, और लाइन टू लाइन चेक करेगा वो एरर है कि नहीं, तो नहीं होगी तो वो फिर से सबको कंबाइन कर देगा।
modular. At a time, different people will work on individually subroutine. They improve efficiency, reduce error and reduce time required for programming. इससे क्या होगा कि आपका जो प्रोग्रामिंग लेवल है इसकी स्पीड बढ़ेगी. तो ये था हमारा सब रूटीन. और बाद में देखते हैं कि स्टॉप रूटीन क्या था वो देख लिया. तो अब क्या है कि डेवलपिंग काउंटर एंड डिले रूटीन. तो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिले इज ऑपरेटिंग आफ्टर एन इंटरवल ऑफ द टाइम द रिलेटेड टू टाइम पैरामीटर. मतलब वो जो होगा वो किस पे डिपेंड होगा, वो टाइम के पैरामीटर पे रिलेटेड होगा. And the question is where do is required. The simple example I can give you is of timer. Suppose I want to time will switch on air condition at 9 am and switch off at means circuit has to make the AC on and provide delay of 9 hours to again. Some way traffic switch on red, yellow and green light one certain time delay. Thus, delay is mostly widely used to green light once certain signals traffic some certain time delay. This delay is most widely used in digital clock control, serial communication etc. तो ये कहाँ पे होगा कि आपका जो डिजिटल क्लॉक होगा ना, आप उसमें यूज़ हो सकता है. बाद में आता है आपका सेम वे इन ट्रैफिक सिग्नल स्विच ऑन रेड, येलो एंड ग्रीन. ये आपको देख लो वो कहाँ पे यूज़ होगा आपका. तो ये कहाँ होगा कि कम्युनिकेशन ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए यूज़ हो सकता है, डिजिटल क्लॉक के लिए यूज़ हो सकता है. तो नेक्स्ट देखते हैं आपको डिले यूजिंग NOP इंस्ट्रक्शन. तो डिले यूजिंग NOP इंस्ट्रक्शन में क्या आता है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ NOP इंस्ट्रक्शन द माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट परफॉर्म एनी internal operations, hence it is used to provide a delay between the instruction. It requires machine cycle, upward fetch cycle and टी स्टेट. तो इसमें क्या होगा कि डिले यूजिंग NOP इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, तो इसमें क्या आएगा कि मशीन साइकिल अपवर्ड फेच आएगा, मशीन साइकिल टी स्टेट आएगी और इंस्ट्रक्शन आएगी. तो ये डिले यूजिंग NOP इंस्ट्रक्शन. तो इसमें क्या मेन है, इसका यूज़ कैसे होता है, तो वो देखते हैं. देयरफॉर डिले प्रोवाइड NOP इंस्ट्रक्शन इज़. तो NOP इंस्ट्रक्शन आपको फाइंड करने हैं, तो वो कैसे होगा, तो इसकी फॉर्मूला है TD इज इक्वल टू 40 वेयर T इज इक्वल टू 1/f क्लॉक. आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 2 MHz, तो विल बी 1 to MHz. तो आपको सिंगल NOP वी गेट T4 इज इक्वल टू 4 into T. तो आपको NOP इंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या है, T4 इज इक्वल टू 4T. मतलब आपकी T की वैल्यू 1/2 MHz. तो इसकी वैल्यू क्या है कि 0.5 म्यू सेकंड. तो 4 into T इज इक्वल टू 4 into T को T की जगह पे आप क्या लेंगे 0.5 मर्क्यूरी सेकंड. तो आपका आंसर आएगा 2 म्यू सेकंड. तो ये आपकी थी डिले यूजिंग NOP इंस्ट्रक्शन. तो अब देखते हैं टाइमिंग डिले यूजिंग काउंटर. तो आप अब टाइमिंग यूजिंग डिले काउंटर को कैसे यूज़ करता है, तो वो देखते हैं. काउंटिंग कैन ऑल्सो क्रिएट टाइमिंग डिले. द एक्सिक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम और द इंस्ट्रक्शन ऑफ to user means of the data a user can determine the amount of time delay. टाइमिंग डिले यूजिंग 8-bit काउंटर. टाइमिंग डिले जो है वो कितने बिट का पे यूज़ होता है, 8 बिट पे होगा. तो इसमें देखते हैं आप टेबल में देखिए लेबल आपके पास कितने हैं 1, जिसको बोला गया है L1. और इंस्ट्रक्शन क्या है आपकी MVIC काउंट. इसका मतलब क्या है लोड काउंट. नंबर ऑफ टी स्टेट 7 टी स्टेट आएंगे. बाद में है DCR डिक्रीमेंट काउंट, इसमें 4 स्टेट आएंगे. और GNZ L1 इफ़ काउंट नॉट इक्वल टू 0 कंटिन्यू. मतलब इसमें 10 स्टेट आएंगी या 70 स्टेट आएंगे. तो इसके डिपेंड पे हमें इसकी फॉर्मूला दी गई है, तो हमें काउंट करना है कि क्या आएगा. तो देखते हैं. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम कैन बी कैलकुलेटेड विथ द टी स्टेट. इफ़ द GNZ कंडीशन इज मस्ट Z इज इक्वल टू 0
ये देखिए, आपको पहले लास्ट में जो टेबल में देखिए JNZ L1 दिखाई दे रहा है ना, JNZ L1 ये वाला। तो इसके डिपेंड पे आपको अगर Z इज इक्वल टू 0 दिया गया तो वो 10 स्टेट आएगा। कितना स्टेट आएगा? 10। और जो कंटिन्यू आए तो 7 स्टेट दिया रहेगा। तो ये 70 स्टेट है। और JNZ इंस्ट्रक्ट फॉर एवरी इंटरेक्शन इन विच द JNZ कंडीशन इज Z इज इक्वल टू 0, द नंबर इज साइकिल इक्वल टू साइकिल फॉर DCR प्लस साइकिल फॉर JNZ। मतलब आपको साइकिल के कितनी लेयर की है वो कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा कि पहले क्या होगा कि प्लस JNZ कंडीशन इज मेड द नंबर ऑफ साइकिल इज इक्वल टू साइकिल फॉर DCR प्लस साइकिल फॉर JNZ। मतलब आपके जो डिक्रीमेंट करेंगी ना वो वैल्यू प्लस आपको जो जंप करेंगी वो वैल्यू वो आपको प्लस करना है। मतलब 4 + 14 मतलब क्या 10 प्लस कितना आएगा 14। दिस 14 साइकिल विल परफॉर्म काउंट -1 and this lat is interaction the condition is made, hence no jump operation is performed. So the number of cycle DCR plus cycle JNZ 4 + 7 11 साइकिल्स, मतलब 11 साइकिल्स आएगी। तो आपको टोटल स्टेट फाइंड करना है। तो क्या आएगा कि आपको पहले क्या आएगी कि MVCI की मेन है तो वो आपकी इंस्ट्रक्शन है वो इसकी वैल्यू कब क्या आएगी 7। तो ये क्या वैल्यू दिखी गई है आपको 7 प्लस काउंट -1 वो किसके लिए है 14 साइकिल्स के लिए इटरेशन लूप के लिए। काउंट -1 इंटू 10 + 4 प्लस लास्ट इंस्ट्रक्शन फॉर 4 + 7। और काउंट क्या लेना है आपकी क्या काउंट की यहाँ पे जो काउंट है ना यहाँ जो काउंट है ना इसकी वैल्यू क्या लेनी है इज इक्वल टू 2 लेनी है। तो ये 2 लेने के लिए तो आपका आंसर क्या आएगा 7 + 2 - 1 इंटू 14। तो क्या आता है 11। 7 + 14 + 11 मतलब 32। और एज्यूमिंग फ्रीक्वेंसी आपको एज्यूम करनी है। कितनी एज्यूम करेंगे 5 mH है। तो 5 mH करेंगे तो इसको डिवाइडेड बाय 1 करना है तो आपको 0.2 म्यू सेकंड्स मिलेगी। तो अब क्या करना है आपकी नंबर ऑफ टी स्टेट कितने आए देखिए आप नंबर ऑफ टी स्टेट ये जो है वो नंबर ऑफ टी स्टेट बोला जाता है इसे। तो नंबर ऑफ टी स्टेट कितने आए 32। तो 32 इंटू 0.2 जिसकी वैल्यू किसकी वैल्यू है फ्रीक्वेंसी है टाइम रिक्वायर्ड टू फ्रीक्वेंसी। तो ये 32 इंटू 0.2 म्यू सेकंड करेंगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा 6.4 सेकंड। कितना मिलेंगे 6.4 मर्क्यूरी सेकंड। तो इस पे जो आपको क्या करना है कि द मैक्सिमम काउंट बी लोडेड 8 बिट रजिस्टर। तो आपको इसमें क्या बताया गया कि 8 बिट रजिस्टर पे लिया गया जो आपको 8 बिट के रजिस्टर पे पूछा जाए अगर कि 8 बिट पे बनाना है तो 8 बिट पे बनाने के लिए आपका FFH जो लिया है तो इसमें क्या करना है कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 mH। तो 7 + 255 - 1 इंटू 14 + 11 इंटू 0.2 म्यू सेकंड मतलब 140.8 म्यू सेकंड आएगी। तो ये था हमारा टाइमिंग डिले यूजिंग काउंटर। बाद में टाइमिंग डिले यूजिंग 6 बिट काउंटर आप देखेंगे तो इसमें 6 बिट में क्या है कि पहले आपको LXID काउंट लोड 16 बिट काउंट दिए गए हैं डिक्रीमेंट काउंट दी गई है। बाद में लॉजिकली और D एंड E दी गई। तो इसमें टी स्टेट क्या आएंगी 10 टी स्टेट 6 टी स्टेट 4 टी स्टेट 4 टी स्टेट 10 या 7 टी स्टेट। तो इसके पर आधार पे आपको भी जो पहले मैंने बताया है ना वो ही काउंट करना। तो वो काउंट करेंगे तो क्या है कि 6 + 4 + 4 + 7 मतलब आपको 21 स्टेटमेंट। दिस इंस्ट्रक्शन 16 बिट इंस्ट्रक्शन इन 21 स्टेट्स एंड आपको फ्रीक्वेंसी भी दी गई है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 mH है। तो वो डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 0.2 म्यू सेकंड आएगी। और बाद में आपको 9.2
98287 इंटू 0.2 मेक्यूरी से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है और आपकी वैल्यू आएगी 19.657। तो ये जब हमने पहले किया था वो था हमारा 8 बिट का, और ये जो मैंने आपको अभी बताया वो कितने बिट का था, 16 बिट का। तो 18 बिट और 16 बिट में क्या डिफरेंस है कि इसमें लोड आपको जो 60 बिट का काउंट करेंगे और टी स्टेट आपका चेंज होगा और सभी डेटा चेंज होगा और आपका फार्मूला वही रहेगा। तो ये है हमारा टाइमिंग डिले यूजिंग 16 बिट काउंटर। बाद में आता है टाइमिंग डिले यूजिंग नेस्टेड लूप। तो टाइमिंग डिले यूजिंग नेस्टेड लूप में क्या आएगा कि MVID मल्टीपल काउंट, MVIC डिले काउंट, DCR JNZ-L1, DCRD JNZ-L2। तो इसमें क्या है कि आपको डिले यूजिंग नेस्टेड लूप, मतलब आपको जो लूप यूज़ करना है ना नेस्टेड लूप, तो इसमें यूज़ होगा। तो ये कैसे होगा, तो देखते हैं इसमें क्या करना है कि ये टाइमिंग डिले यूजिंग नेस्टेड लूप में आपका टी स्टेट बन गया है कि कौन कौन सा टी स्टेट है, 7 टी स्टेट, 4 टी स्टेट, 10 टी स्टेट और 10/7 टेस्ट। तो इससे डिपेंड पर ये वैल्यू आपको दी गई है। तो ये वैल्यू को लेके आपको फाइंड करना है और इसमें आपको मर्क्यूरी 0.5 दी गई है। तो इसे रिलेटेड पे इसे ही एग्जांपल करना है। तो ये था हमारा डेवलपिंग काउंटर एंड डिले रिटर्न। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोड कन्वर्ज़न। तो कोड कन्वर्ज़न कल से हम स्टार्ट करें। आज के लेक्चर में जो आपको नहीं समझ में आया है वो मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।